जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आपकी चाहत दिल से और मेरी चाहत भी दिल से। इसमें एक निजी स्वार्थ है मेरा। विद्या के मंदिर ज्ञान दान तो देते ही देते हैं, यहां आने वालों की उम्र घटा देते हैं। जब मुझे पता चला कि ये बेसिक शिक्षा का जनपदी समारोह है, तो अचानक उम्र अपने आप 40-45 साल पीछे चली गई। लगा जैसे मैं भी उसी उम्र का हो गया। और जब इस प्रांगण में आया, छोटे छोटे बच्चों को देखा, तो 70 से 80 का वो दशक याद आने लगा जिस दशक में इसी तरह की प्रतियोगिताओं में हम भी प्रतिभागी हुआ करते। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो लगता है कि काश कुछ ऐसी विधिक व्यवस्था होती, विधान विधि का होता, जिससे हमें भी एक बार फिर प्रतिभागी बनने का अवसर मिले। तो अपने आप जितनी देर शिक्षा के मंदिरों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय, वहां का आया हुआ आमंत्रण में ठुकरा नहीं पाता। ये अलग बात है कि कभी कभी दुष्ट ग्रहों की कृपा नहीं होती, हम वहां पहुंच नहीं पाते। आज कृपा है, उनकी कृपा है, इस नाते हम आपके बीच आए। और खेल कूद, प्यारे बच्चों, जितना जरूरी पढ़ाई लिखाई है उससे कम जरूरी खेल कूद नहीं। जो बच्चे स्कूल में बड़े मेधावी हैं, जिनको हम लोग, आप भी कहते होंगे अपने दोस्तों को, हम भी कहते थे ये किताबी कीड़ा है, गलती से किताब बंद हो जाए तो उसी मतलब कि मर जाएंगे, लेकिन और दुनिया नहीं जानते। तो सिर्फ किताबी कीड़ा होना विद्यार्थी जीवन का मकसद नहीं है। पुस्तकों के बाहर भी एक दुनिया है, इन कक्षाओं के बाहर भी एक दुनिया है, इस प्लेग्राउंड की। और इस प्लेग्राउंड की दुनिया आपको एक संपूर्ण नागरिक बनाती है। खिलाड़ी औरों से ज्यादा अनुशासन प्रिय होता है, खिलाड़ी औरों से ज्यादा पर्सनल बॉन्डिंग वाला होता है, खिलाड़ी औरों से ज्यादा टीम भावना वाला होता है। ये आप मान के चलिए कि पढ़ते समय अगर आप खेल कूद में, सांस्कृतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, तो अतिरिक्त रूप से आप कुछ और सीख रहे हैं। और जीवन में ऐसे समय पे काम आएगा जहां शायद किताबी ज्ञान से इतर कुछ जरूरत है, और वो आपने अर्जित किया, इस नाते औरों से आप बेहतर हैं। तो मेरा अपना भी विद्यार्थी जीवन से भी खेल कूद और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि थी। इस नाते भी ऐसे आयोजनों में जब बुलाया जाता है तो जरूर जाता हूं। अभी भी कभी हमारी पुलिस की टीम कहीं जानी होती है जोनल इंटर जोनल गेम खेलने, तो मैं अपने आरआई को कभी कभी कह देता हूं कि जो टीम में तुम नाम मेरे सामने ले आए हो, प्रतियोगिता कराओ, तो शायद तुम्हारी जो सिलेक्ट होने वाली टीम है इसमें से आंखों को तो मैं बाहर कर दूंगा कि मेरे मुकाबले जीत जाओ तो जाना। हालांकि जब एहसास होता है कि उसमें 20, 22, 25 साल के सिपाही हैं और मैं 55 क्रॉस, अगर उन्होंने झटका दिया तो हाथ उखाड़ भी सकते, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूं कि कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, इसमें आओ। 2-4 हाथ होने के बाद अगर देखूं तो आधी टीम ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। किसी डिबेटिंग का कंपटीशन हो, पुलिस में भी कभी कभी वाद विवाद प्रतियोगिताएं साल में एक तो होती है, तो अब तो इस नाते भाग लेने का मन नहीं करता कि नए वाले कहेंगे कि ये बुढ़ऊ लोग रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी लगता है कि अगर भाग लेने का और तैयारी का अवसर मिले तो बड़ा मुश्किल है नौजवानों को आगे बढ़ने का। तो ये चीजें यहीं से मिली। कई बार अभी अपने उद्बोधन में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा पे जितने तोहमतें दी जाती है, जितने हमारे ऊपर ब्लेम किए जाते हैं, ऐसा है। आप
समाज में नागरिक का निर्माण होने वाली फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में सबसे पहली पायदान पर आप खड़े हो। ये स्कूल कॉलेज अच्छे नागरिक पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं और उसमें पहली पायदान पे आप खड़े हो। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत बहुत मजबूत नहीं होगी। तो आप नींव की ईंट तैयार करते हो, नींव तैयार करते हो। इस नाते कभी मत ये सोचो आरोप प्रत्यारोप तो भगवान राम पे भी लगते हैं। तो जब भगवान राम, भगवान कृष्ण इससे वंचित नहीं रह पाए तो हमारी आपकी क्या होगा। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो पुलिस एकेडमी में जिला कमांडेंट होमगार्ड और डिप्टी एसपी ये 3 बैच ट्रेनिंग कर रहे थे और तीनों मिला के 64 अफसर थे। और विश्वास मानिए उस 64 में 7 लोग 7 ऑफिसर्स थे जो कॉन्वेंट एजुकेटेड थे और 57 हम जैसे लोग थे जो इन्हें ताज करते हुए स्कूलों से आए। और हम लोगों ने नाम दिया था कि ये 7 लोग सेंट फ्रांसिस के पढ़े हैं और हम 57 लोग सेंट बोरिस के पढ़े हैं। बोरिस का मतलब गोरा बिछाती। आज के बच्चों को तो ताज पट्टी मिल रही है। कायाकल्प में आपके स्कूलों में टाइल्स लगे हैं, ग्रेनाइट लगे हैं, मार्बल्स लगे हुए हैं। हमारा जमाना सोचिए, हमारे जमाने में स्कूल का प्रांगण साफ करने के लिए झाड़ू भी नहीं थे। इन्हीं हथेलियों से हमने स्कूल के प्रांगण को भी साफ किया, अपनी कक्षा भी साफ की और ताज पट्टी भी नहीं थी। कुछ ऐसे घरों के बच्चे जिनके घरों में यूरिया के बोरे इस्लाते थे कि वो बड़े किसान के बेटे थे, बड़े घर के थे। अगर 1-2 बोरा ले जाके स्कूल में रख देंगे तो उन पे कोई असर नहीं पड़ता था। वही बच्चे बोरे में बैठते थे, बढ़िया जमीन पर बैठे। तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए मेरे बेटे बेटियों कि आप उस सेंट बोरिस के हो। जिस दिन ये सेंट बोरिस बंद हो जाएंगे, जैसलमेर की तपती रेगिस्तान की उस बालू में और सियाचिन के उस ग्लेशियर पे हमें प्रहरी धुआने पड़ेंगे, नहीं मिलेंगे। मैं किसी राजनीतिक विषय में नहीं कुछ कहना चाहता, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन इस वर्दी के अलावा, एक सरकारी कर्मचारी के अलावा एक जिम्मेदार नागरिक भी। और मेरा मानना है कि जिस दिन ये हमारी प्राथमिक पाठशालाएं और हमारे परंपरागत विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे, यहाँ जाना लोग छोड़ देंगे, उसी दिन इस देश की शिक्षा मर जाएगी। आज विश्वविद्यालय में दाखिला, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट और पीएचडी डिग्रीधारी हूँ। हमारे जमाने में जिस मेरिट पे, जिस कक्षा में प्रवेश होने के लिए लोग सोचते थे अब मिलेगा नहीं, तो उससे कमतर मेरिट पर आज उस कक्षा में प्रवेश के लिए कोई एडमिशन लेने वाला नहीं। हर किसी को प्रोफेशनल कोर्स चाहिए। यानी हम नागरिक बनाने की दिशा में कुछ स्किल्ड लेबर बनाने की दिशा में बढ़ गए। साहित्य कभी लिखा गया कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हित बने, और बाद में शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा रोजगार की अंधी दौड़ में हमने रोक दिया है देश को कि बीटेक एमबीए लड़के 15 से 20 हजार रुपए में मोजा बेच रहे हैं। क्या है शिक्षा का मतलब? कम से कम हमने एक अच्छे नागरिक तो बनाए होते। उन्हें रोज रोज मारते हो हमने बीटेक पास किया है, हमने एमबीए पास किया है और 15,000 रुपए की मजदूरी हम कर रहे हैं। रोज मरते हैं वो, हमने उनको भरने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे लगता है ऐसी रोजगार परक शिक्षा का कोई, तो कहीं से भी ऐसे इस बात का मलाल न रखिए। मैं अगर गलत नहीं होऊंगा तो सही है कि आप भी सेंट बोरिस से ही यहाँ आए। हमारे गुरुजन आप कहीं से कमतर नहीं। बस मुझे एक गिला जरूर है, एक गिला है, मैं कहने में नहीं चूकता। इसी जनपद, कई जनपदों में हुआ है, इस जनपद में भी एक दिन एक महिला टीचर मेरे पास पहुंची और कॉन्वेंट में उनका बच्चा पढ़ रहा था। उन्होंने टीचर की ऐसी शिकायत की,
एक शिक्षक पुत्र होने के नाते मैं ऐसी शिकायतें स्वीकार नहीं करता कि गुरुजी ने प्रतिशोध बस हमारे बच्चे को पीट दिया। मैं कभी नहीं मानता। पिता और गुरु यही दो हैं सृष्टि में जो अपने शिष्य और अपने पुत्र से पराजित होने के बाद भी जय का बोध करते हैं, कालर खड़ा करते हैं। मैंने उनसे प्रतिवाद किया ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा सर मेरी एक कंप्लेंट लीजिए, एफआईआर लिखाइए। मैंने कहा ऐसे एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। पूछते पूछते मैंने पूछा आप क्या करते हैं? उनका मैं शिक्षक जी। हमने कहा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो वो भी शिक्षक। कहाँ है? अपने हमने जैसे कह दिया, हमने कहा अपने स्कूल में पढ़ाइए। तो जो मेरा गिला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने मेरे शब्द फूटते ही कहा भाषा हम ले जाए उस बेसिक प्राइमरी पाठशाला में अपना बच्चा पढ़ाने। मैंने कहा ऐसा क्यों है जब दोनों आप उसी ने तो पढ़ा रही हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया, अपने पति का भी जवाब दिया। तो मैंने कहा आप बेईमान लोग हो, एक आटा चक्की चलाते हुए दूसरी आटा चक्की का आटा खाते हो और कहते हो कि हम कैसे आटा खाएं। और मैंने कहीं और तो उदाहरण नहीं दिया। मैंने जब 6th पास किया तो मेरे बड़े भाई मेरा एडमिशन क्वींस कॉलेज बनारस कराना था। पिताजी ने मना कर दिया, इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल छोटा। 8th पास किया, फिर उन्होंने कहा कि ले जाएंगे, फिर मना कर दिया कि अभी छोटा है। हाई स्कूल के बाद वो कालविन तालबेदार से फार्म ले आए और कहा कि ये जाएगा वहीं पढ़ने, अब लखनऊ। पिताजी ने कहा धर्मराज क्यों जिद करते, ये नहीं जाएगा। अब छोटा भी नहीं कर सकता, बहाना नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल अगर अपने बेटे को मैं कालविन तालबेदार भेजता हूं, यानी मैंने उस प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया कि मेरे यहां पढ़ाई का स्तर घटिया। तो एक आटा चक्की चलाने वाले को दूसरे की आटा चक्की का आटा खाने का नैतिक हक नहीं, और इस नाते उन्होंने मुझे नहीं भेजा। तो ये जरा आप सोचें, ये सोचें आखिर ये क्यों है? पीएसए साहब ने जो कहा कि हमें कमतर आंका जाता है, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आग है, धुआं है, तो इसका मतलब अंदर आग भी है। और ये पीड़ा वो नहीं कहता, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इस पीड़ा को शायद साफ साफ कहने में पीएसए साहब को संकोच हुआ। मुझे इन्हीं के बीच रहना है, मुझे रोज आपके बीच नहीं रहना है। और दूसरी मेरी अपनी आदत सच को सच कहना, पुलिस में कभी कभी पंगे भी हो जाते हैं। सच को सच कह दीजिए तो चौराहे पे जाम लग जाता है, लगाने दो जाम। थोड़ा समय बदल गया, वरना हमने वो दिन भी देखा है तुम भी लगाओ जाम, हम भी लगाए जाम। हम भी बैठे, हमारा मीटर चल रहा है, तनख्वाह बन रही, तुम 3 दिन लगाओगे खाओगे क्या? हड़ताल करोगे खाओगे क्या? करते रहो। लेकिन समय थोड़ा बदल गया, मीडिया का जमाना बढ़ गया। तो इस नाते आप कभी ये मत मानिए कि आप कहीं से कमतर हैं। हो सकता है आपके बच्चों से बेहतर टाई बांधने वाले कुछ बच्चे हो सकता है आपके बच्चों से थोड़ा हर्राता अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हो, लेकिन जब संस्कार के तराजू में तौला जाएगा, जब ज्ञान के तराजू में तौला जाएगा, तो हमारी इन पाठशालाओं के बच्चे किसी से कमतर नहीं है, न होने चाहिए। मैं लंबी बातें अगर करता जाऊंगा तो शायद मैंने कहा था आपसे कि मुझे आपसे बात करने में, आपके बीच रहने में बड़ा आनंद आता है। भाई जितना लंबा खींचेगा उतने देर मैं कम उम्र में रहूंगा। ऐसी कोई दवा नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं जो दवा आप देते हैं। इन बच्चों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, पता चला मुझे प्रदेश स्तर पे इस टीम का चयन हुआ है, इनका प्रदर्शन वहां है, इनके गुरुजनों को भी एक सैल्यूट बनता है। मैं उन गुरुजनों को सैल्यूट करता हूं जो इनको तराश रहे हैं, और इन बच्चों को अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देता हूं कि देश का झंडा आप उन बुलंदियों पर ले जाएं जहां हमारी पीढ़ी को यह फख्र होने लगे कि हमने ऐसी औलादें पैदा की। जीवन में हर आदमी, हर नागरिक खाली ये तय कर ले कि तिरंगे की बुलंदी में मेरा क्या योगदान होगा। वो योगदान सिर्फ दिल्ली की, लखनऊ की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ करके, गर्मी के बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ करके ही नहीं हो सकता, क्योंकि उन कुर्सियों पे बैठने के लिए एक सीमित संख्या है।
लेकिन तमाम सारे प्लेटफार्म हैं खेत खलिहान से लेकर के और सीमा तक, साइकिल का पंचर जोड़ने वाले से लेकर रायसीना हिल्स में बैठने वाली आदरणीय श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी तक, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और अपनी अपनी भूमिका अगर हम ठीक से निर्वहन करें, हम अच्छे नागरिक रहेंगे, अच्छे पिता रहेंगे, अच्छे पुत्र रहेंगे, अच्छे भाई रहेंगे, अच्छे बहन रहेंगे, अच्छे बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा बहू, सब कुछ हम अच्छा रहेंगे। और चित्रकूट वालों को क्या बताना, आपने तो 11,500 यहाँ भगवान को तरासा, राम को तरासा। एक निर्वासित राजकुमार जो अयोध्या का सिंहासन पाने के लिए तैयार था, बन जाना पड़ा, उसको आपने 11.5 साल में ऐसे तरासा जो ब्रह्मांड का राजा हो गया। तो छत बहुत छोटी थी। तो चित्रकूट वासियों, आप सभी लोग अगर उसी भाव से हम सभी अगर ये करते रहे तो सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस को, क्योंकि क्या हुआ, पानी पिला दो, पानी पिला दो। जैसे जैसे किरदार उसमें है वैसे वैसे ही बनने का प्रयास करें। यहाँ मातृशक्ति भी बैठी है, यहाँ भाई लोग भी बैठे हैं, पुत्र भी बैठे हैं, पुत्रियां भी बैठी हैं, सभी देख रहे हैं। हार्ट अटैक आया, दिक्कत हो तो हॉस्पिटल ले जाए। नहीं, क्या बता रहा है? तो वही आप सबको समाधान मिल जाएगा उसी रामचरितमानस में। और जो रामचरितमानस बना क्यों, अगर 11.5 साल की तपस्या यहाँ की ना होती तो शायद ना होता। आप इस धरती में पैदा हुए हो, वही पल रहे हो, वही पढ़ रहे हो, वही सब कुछ कर रहे हो, तो आपको तो इस मिट्टी की पूरी तासीर मिल रही है। वहीं से आप चाहें तो समाधान ले सकते हैं। और अगर वहां से समाधान ले लिया तो जीवन में कभी किसी तरह से परेशान नहीं है। मुझे लगता है मेरा वक्तव्य लंबा हो रहा, शायद परेड खड़ी होती तो 2-4 गिरने की स्थिति में हो जाते। इस नाते मैं अपनी बात अपने बच्चों को, प्यारे नन्हे मुन्ने जो हमारे बेटे बेटियां हैं, इनको एक मंत्र के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस मंत्र को जीवन में रख लेना, गांठ बांध लेना और ये रख लेना कि पुरुषोत्तम द्विवेदी इंटरमीडिएट कॉलेज के ग्राउंड पर हमारे किसी बड़े चाचा ताऊ जो भी रिश्ते में लगते हो, उन्होंने कुछ बताया, उसको आप अगर गांठ बांध लेंगे तो जीवन में हमेशा आप मंजिलें चढ़ते रहे। वो मंत्र है, आदरणीय एपीजे कलाम साहब ने हमारे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वो मंत्र हमको दिया। शिक्षा के किसी मंदिर में मैं जाता हूं तो ये मंत्र जरूर देता हूं, क्योंकि हमें अपने बड़ों से मिला था, उसे अपनी जेब में रखना नहीं चाहिए, अपने आगे वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। यही नैतिक धर्म है। तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चों सपने जरूर देखो। लोग कहते क्या सपना देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सपने जरूर देखो, लेकिन वो सपने मत देखो जो नींद में आते हैं। सपने वो देखा करो जिनके पूरा हुए बगैर नींद न आए। और अगर आपने ये तय कर लिया, एक सपना चुन लिया, इस सपने को सही तरीके का सपना चुन लिया, इसके पूरा हुए बगैर नींद नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से आज आप इस डंबल के साथ, लेजिम के साथ जो आज करतब दिखा रहे थे, शायद इन ऊंचाइयों पर आप पहुंच जाओगे। आपको देखने में ये टोपी सर पे टिक नहीं पाएगी, कहीं कहीं से गिर जाएगी। मेरे इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। शायद इतना आपसे चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन आपकी चाहत और मेरी चाहत थी कि जो मेरी बीसी थी वो बीसी पोस्टपोन हो गई। वो बीएसए साहब के मतलब के बाद उन्होंने कहा कि सर हमने स्टार्ट कर दिया। हमने कहा आपको एक चीज बताना हम भूल गए थे, बीसी हमारी पोस्टपोन हो गई थी। तो इस नाते मुझे अच्छा अवसर मिला कि आपसे मैंने इतनी लंबी बात कर ली। और आप सब ने, बीएसए साहब ने, आपकी पूरी टीम ने, आयोजक मंडल, सरस्वती के मंदिर में पुलिस वाले को बुलाने का सोचा। पुलिस को कहां बुलाते हैं? अच्छे कामों में कहां बुलाते हैं? सवेरे 4 बजे से ही फोन 5 बजे से आता है, साथ चोरी हो।
सब लूट हो गए। साहब एक डेड बॉडी पड़ी हुई है साहब, वो पड़ोसी अभी तो सही बता रहा है, उसकी लड़की भाग गई। हमको अच्छे काम में कौन कहता है 5 बजे फोन करके साहब सत्यनारायण भगवान की कथा प्रसाद देने आ जाए, कोई नहीं कहता। लेकिन आप महान लोग हो, इन्होंने हमें इतने अच्छे आयोजन में आमंत्रित किया और अच्छा किया आपने, अच्छा किया, क्योंकि आप ही की बिरादरी में हम भी, जिनको माता पिता नहीं पढ़ा पाते, गुरु जी लोग नहीं पढ़ा पाते, ऐसे बिगड़े विद्यार्थियों को हम तो इस तरह से हमने बुला लिया। अच्छा है, हम आपसे इतने अपील करेंगे कि आप इतना तन मन से पढ़ाइए, लग करके इस भाव से पढ़ाइए कि हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों का अकाल पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरल व्यक्तित्व में हमको खुदा ये नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन लें सकूं भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था बात सच निकली, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय जी के बहुत बहुत तालियां, अभिनंदन, आभार इतने अच्छे मार्गदर्शन के लिए, बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुरस्कार वितरण की कड़ी में आ रहा हूं और इस 2 दिवसीय जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह में विभिन्न विकास खंडों के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा के माध्यम से यहाँ पर इन खेल प्रतिस्पर्धाओं में जो प्रतिभा किया और उसका जो परिणाम आया, अभी आदरणीय संयोजक महोदय जी ने बताया, उसमें विजेता विकासखंड रामनगर, एक बार जोरदार